Hello friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and today we are going to do the part 3rd of the chapter Judiciary and that is chapter 6. So in this video, the very first topic which we are going to discuss is judicial activism. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जब किसी भी कंट्री की जुडिशरी जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए पावर्स और फंक्शंस को सिर्फ और सिर्फ ना फॉलो करते हुए बल्कि पूरी सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी फोकस करने लग जाए, देन वी से दैट देयर इज जुडिशियल एक्टिविज्म गोइंग ऑन, राइट। तो अब क्या हुआ कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को दो चीजों ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मतलब कि दो चीजों की वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन मीन्स चेंज। तो वो क्या क्या था? फर्स्ट थी जुडिशियल एक्टिविज्म विच आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड चीज है PIL। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप देखो, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, मुकदमा दर्ज करना, मतलब कि लिटिगेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में PIL है क्या। PIL का दूसरा नाम है SAL, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल एक्शन लिटिगेशन, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन, दो नाम हुए। अब जो PIL है वो एक्चुअल में है क्या? जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत होता है तो वो पर्सन जो है कोर्ट में जाता है। पर क्या होगा अगर वो पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता या फिर एट दिस टाइम वो पर्सन इस वर्ल्ड में है ही नहीं, ही इज नो मोर। तो क्या होगा कि उस विक्टिम के बिहाफ पर कोई और लोग अगर केस जो है वो फाइल कराते हैं कोर्ट के अंदर, तब ये जो चीज है इसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर ये पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर जो है फाइल किया गया है केस, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी पुअर पीपल के लिए किया गया है कि उनकी कंडीशंस को अच्छा किया जाए, या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर कितने थ्रेट्स हैं उसके रिलेटेड पे किया जाए, तो हम बोलेंगे दिस इज PIL। और एग्जिस्टिंग राइट्स अगर किसी तरह वॉयलेट हो रहे हैं तब वी विल से दैट दिस इज अ PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो है उन लोगों ने फाइल की है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव सिटीजन है हमारी कंट्री के। अब हम पढ़ेंगे कि ये PIL जो है इसका सिस्टम कब से शुरू हुआ। अब सबसे पहले हम दो अर्ली PILs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है हुसैन आरा खतून वर्सेस बिहार केस। मतलब इस केस के अंदर क्या हुआ था कि बिहार की जेल्स के अंदर जो प्रिजनर्स थे उनका बहुत ज्यादा उनके साथ गलत हुआ। कि क्या हुआ, ये जो प्रिजनर्स हैं इनका जितना टाइम पीरियड था कि इन्हें पनिशमेंट मिली थी, जितनी इन्होंने ऑफेंस किया था उसके अकॉर्डिंगली वो जो है कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी इन प्रिजनर्स को जेल में रखा जा रहा था बाय द बिहार गवर्नमेंट, राइट। तो क्या हुआ कि ये न्यूज जो है वो न्यूज़पेपर में जो है प्रिंट हुई। तब एक एडवोकेट ने क्या किया कि इनके बिहाफ के ऊपर जो हमारी कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है एक केस फाइल किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था इन 1979, ठीक है। 1979 कैसे लर्न कर सकते हो? यू कैन से जस्ट टू लर्न PIL। आप अगर इस L को ऐसे कर दोगे तो यू गेट 7 और P को ऐसे कर दोगे यू गेट 9। तो 1979 के अंदर ऐसा हुआ था। एक साल बाद एक और केस आया सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अंदर क्या हुआ, दिल्ली की जो जेल है उनके अंदर जो प्रिजनर्स, एक प्रिजनर ने क्या किया, एक लेटर लिखा और किसी तरह जो है वो जस्टिस कृष्ण अय्यर के पास जो है वो भेज दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज थे। इस प्रिजनर ने बताया कि दिल्ली की जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर कितना फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो केस है इसे सॉल्व किया गया और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो है PIL जो है फाइल की और इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। Now we are going to learn about the impacts of this introduction of the public interest litigation और social action litigation, कि क्या क्या
इम्पैक्ट्स रहे हमारी सोसाइटी के ऊपर या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। अब देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मतलब एडवांटेजेस क्या रहे इस चीज के। फर्स्ट है कि जो लोगों के राइट्स हैं वो जो है फिर से प्रोटेक्ट होने शुरू हो गए। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा था तो PIL के थ्रू जो है केस फाइल कराए जा रहे थे। उसके बाद है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि खुद आकर जो है केस नहीं फाइल करा सकते, जैसे कि हमने पढ़ा था द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट के अंडर कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हाजर्डस जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो अब वो बच्चे तो कोर्ट में नहीं जा सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट ऑल दीज इश्यूज। तो उनके बिहाफ पे अगर कोई करता है फाइल तो उनके लिए अच्छा है, दे कैन गेट द एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये जो डिप्राइव्ड सेक्शंस जो है इन्हें जो है बहुत सी पॉजिटिव चीजें इनकी लाइफ में आनी शुरू हो गई। उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रेंथन हो गई, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इतने कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें नहीं कर सकता, तो भी उसे जो है राइट्स मिल जाते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, तो जो है लोग जो हैं PIL फाइल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम है, मतलब इलेक्शंस का जो सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर वो फ्री एंड फेयर हो गया। मतलब कि इलेक्शंस के अंदर जितने भी हमारी गलत चीजें हो रही हैं उनके ऊपर जो है चेक रख रहे हैं थ्रू PIL, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल जो एक PIL पास हुई थी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो ये लीडर्स खड़े हैं इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स, इनकी एक्चुअल में क्या एजुकेशन है ये पता होना हमारे राइट्स हैं। तो ऐसे जो है न्यू चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि PIL के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात ओवरबर्डन्ड कोर्ट्स, मतलब कि जो हमारी कोर्ट्स हैं उनके पास इतने केसेस होते हैं कि हर एक केस को सॉल्व होने में मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं। तो PIL की वजह से क्या हो रहा है कि कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है ब्लर्ड लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ऑन वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर हैंड। इसका क्या मतलब है कि फॉर एन एग्जाम्पल जुडिशरी के पास बहुत से ऐसी PILs जो है फाइल कराई जाती हैं कि हमारे इलेक्शंस के अंदर जो है ये गलत काम हुए थे, ठीक है। अब देखो जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, इसमें से जो एग्जीक्यूटिव के अंडर ब्यूरोक्रेसी आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो रूल्स हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएं, राइट। तो ये सारी जो हमारा डिस्टिंक्शन है कि ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, इसकी वजह से जो है वो मिक्स अप हो रहा है सब कुछ। इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जुडिशरी एंड राइट्स। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो साउथ अफ्रीका है उसके अंदर PIL फाइल करना भी एक फंडामेंटल राइट है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस स्पेशलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज जुडिशरी एंड राइट्स। मतलब कैसे जुडिशरी जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। हम इसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले जुडिशरी की दो जो हैं वो पावर्स हैं कि कैसे वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। फर्स्ट है रिट को जो है इशू करके वो जो है एक तरह से राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, जो कि दे रखा है कि रिट्स जो हैं टोटल हमने अभी 5 पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, वो जो है आर्टिकल 32 के अंदर दे रखा है, राइट, कि कौन कौन सी रिट्स हैं। और हाई कोर्ट को भी पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो भी रिट जो है रिट पावर को यूज कर सकती है इन द आर्टिकल 226, राइट। 226 के अंदर जो है दे रखी है राइट हाई कोर्ट को कि वो भी रिट को जो है इशू कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं आप
लर्न कर सकते हैं इफ यू वांट। उसके बाद है कि सेकंड जो चीज है कैसे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो है थ्रू जुडिशियल रिव्यू पावर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है कि अगर कोई लॉ पास कर दिया गया है और वो किसी राइट के अगेंस्ट जो है खड़ा हो गया है कि पहले लॉ बन रखा था, अब हमें पता चल रहा है कि वो एक फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रेंट कर रहा है, तब हम ये जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो क्या करता है कि उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और वो अब लॉ जो है अनऑपरेशनल है, मतलब इन एप्लीकेबल है, मतलब कि अब वो हमारी कंट्री के अंदर ऐसा लॉ जो है वो उसे फॉलो नहीं किया जाएगा, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि कोई भी लॉ जो है जो पहले से पास हो रखा है उसे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है देख सकती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। अब हम इस जुडिशियल रिव्यू को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो जो है फेडरल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर जो है देखता है कि क्या करना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले एक बेस क्लियर कर लेते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट बनाई गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी इश्यूज के ऊपर लॉ पास कर सकती है और किन किन इशू पे जो है यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर यूनियन और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलजुल कर जो है काम करती है, दैट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा लॉ बना देती है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर गिवन था, मतलब कि सिर्फ स्टेट के पास पावर थी उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लॉ बनाने का या फिर नहीं बनाने का, ठीक है। तो अब जो स्टेट्स हैं वो कहेंगी कि दिस इज रॉन्ग, दिस वाज आवर पावर टू मेक लॉज और बेस्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो अब स्टेट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अप्रोच करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा करके गलत किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन देगा फाइनल की जो स्टेट लिस्ट में जो चीज है वो उसके ऊपर लॉज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पास कर सकती, ठीक है। तो ऐसा ही सेम चीज है कि अगर स्टेट जो है वो यूनियन लिस्ट की चीज का एक लॉ पास कर दे तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन निकालता है अपना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक जुडिशरी एंड राइट्स। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।